लास्ट क्लास में हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था। हमने 1 वॉल्यूम एंड 3 वॉल्यूम लेकर 2 वॉल्यूम अमोनिया के बनाए। अब इस पूरे प्रोसेस में कई सारी चीजें ऑब्जर्व करने की हैं। शॉर्ट में मैं रिपीट कर रहा हूं, अदरवाइज आज की क्लास समझ नहीं आएगी। ये रिएक्शन, सबसे पहली बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये दिया नहीं होगा आपको, लेकिन ये प्लस 23 किलो कैलोरी दे दिया, तो इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये पूरा का पूरा रिएक्शन वॉल्यूम के कम होने के साथ हो रहा है। लेफ्ट हैंड पर वॉल्यूम आप देखो तो टोटल वॉल्यूम 1 + 3 4 वॉल्यूम है। अगर लीटर में मैं लेता हूं तो 4 लीटर, और ये 2 वॉल्यूम मतलब 2 लीटर। 4 लीटर से 2 लीटर हो गया। रिएक्टेंट 4 लीटर लिए तो प्रोडक्ट 2 लीटर हो गया। यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ये पूरे रिएक्शन में, रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है। अब अगर मैं किसी ऐसे सिस्टम में इसको लेता हूं, आप पॉल्स लॉ को कंसीडर करो। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। दैट मींस अगर इस पूरे सिस्टम को क्लोज करके प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम कम होने के डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। और वॉल्यूम कम होने का डायरेक्शन क्या है? 4 से 2, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो प्रेशर का इंक्रीज करना यहां फेवरेबल है। ये जो हमने ले-शैटेलियर्स प्रिंसिपल अप्लाई किया था, वो प्रिंसिपल इनफैक्ट यहां पर काउंट होगा। ऐसे ही ये इतनी एनर्जी निकल रही है इसको। अगर मैं प्रोडक्ट साइड पर देखता हूं तो प्रोडक्ट साइड पर हीट साथ इवॉल्व हो रही है, यानी यहां पर है। तो अगर मैं बाहर से हीट देता हूं तो ये हीट इसके साथ कंबाइन होकर के रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन। ज्यादा टेम्परेचर करना तो इसके लिए अच्छा नहीं है, अमोनिया बनने के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा कर दूंगा तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा, क्योंकि ये जो हीट यहां पर गिवन है ये कंबाइन होकर दोबारा से ये बनाएगी। और अगर मैं इस हीट को हटा दूं, हीट हटाने का मतलब क्या है? टेम्परेचर डाउन करना, लो कर देना। लो टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो जब भी कभी हम किसी रिएक्शन को इस तरह से देखते हैं कि कम वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो ज्यादा प्रेशर करना फेवरेबल है, हाई प्रेशर इसके लिए फेवरेबल है। और हाई प्रेशर को मैं क्या कैसे बोल सकता हूं? डेल्टा एन 0 से कम है, नेगेटिव है। डेल्टा एन क्या चीज? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल यहां पर टोटल 3 + 1 4 है। तो -2 वैल्यू आ गई, तो 0 से कम हो गया ये, -2 वैल्यू आना। तो जब भी कभी डेल्टा एन माइनस आएगा तो हाई प्रेशर फायदेमंद रहेगा। एक ऐसे केस में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहां टेम्परेचर डाउन करना फायदेमंद रहता है। तो ये लो टेम्परेचर के साथ रिएक्शन प्रोसीड होगा। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल आपको बता रहा था, वाटर है और यहां वेपर्स हैं। ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर एंड वेपर्स। तो वाटर का अमाउंट अगर मैं ज्यादा कर देता हूं तो वेपर का अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। वेपर का अमाउंट ज्यादा कर दिया तो फिर बैकवर्ड हो जाना चाहिए। तो जो भी चीज आप ऐड करोगे, अगर मैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इसमें ऐड करता हूं, बाहर से मैंने नाइट्रोजन यानी वन ऑफ द रिएक्टेंट मैंने ऐड कर दिया, तो रिएक्टेंट ऐड करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और अगर मैं अमोनिया ऐड कर दूंगा बाहर से तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड हो जाएगा। या मैं अमोनिया यहां से हटा देता हूं, अमोनिया हटाने का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि यहां पर 2 रूम्स हैं बड़े बड़े, उसमें बहुत सारे लोग हैं। यहां पर सपोज करते हैं 50 लोग हैं, और ये बिल्कुल पूरा भरा हुआ है रूम, खचाखच भरा हुआ है, 100 लोग इसमें हॉल में हैं। सपोज करते हैं कोई जगह नहीं है इसमें, तो 50 से यहां पर जाना, अगर ये गेट लगा हुआ है तो यहां से लोग जाना मुश्किल है, लेकिन इधर से इधर आना आसान है। अब अगर मैं क्या करता हूं, इन 100 में से लोगों को निकाल करके कम कर देता हूं, मान लो मैं सिर्फ 10 लोग यहां पर छोड़ देता हूं, 90 कम कर दिए मैंने, माइनस कर दिए, हटा दिया इसे, तो अब जगह हो जाएगी यहाँ, इधर से मूव करना आसान हो जाएगा, लोगों का फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम, अगर मैं इसे ए कहता हूं, इसको बी कहता हूं, तो यहां रूम में जहां पर पहले बहुत ज्यादा लोग थे, अगर उनको हटा दिया, तो यही कंसेप्ट है जब हम
प्रोडक्ट को हटा देते हैं, प्रोडक्ट हटाने का मतलब है इक्विलिब्रियम कैसे डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ला शैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो हटाए गए इफेक्ट को नलिफाई कर दे, यानी इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट बनने की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ अमोनिया फायदेमंद है, और अगर मैं बाहर से और अमोनिया ऐड करूंगा तो फिर तो रिवर्स होगा रिएक्शन। तो अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए रिमूवल ऑफ अमोनिया फायदेमंद रहेगा, और जो हमारा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है इसका एडिशन फायदेमंद रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो ये फेवरेबल कंडीशन है, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, ये कंडीशन दी जाएंगी, वॉल्यूम गिवन होंगे, और आपसे पूछा जाएगा ये 4 पैरामीटर्स कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, लो टेम्परेचर करने पर क्या होगा। अब मान लो ये हाई टेम्परेचर करने पर दे देंगे, तो आप कहोगे हाई टेम्परेचर करने पर रिएक्शन रिवर्स होगा, फॉरवर्ड नहीं होगा। आपको कह दिया कि प्रेशर लो कर दिया इसमें, तो आप बोलोगे कि रिएक्शन बैकवर्ड होना चाहिए, अब फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। अब जो मैं करा रहा हूं एग्जाम्पल सल्फर ट्राईऑक्साइड है, बिल्कुल वही सारे पैरामीटर्स हमें यहां पर देखने होंगे जो अभी हमने किए थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, ये इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके 11th क्लास में, तो बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये एक इक्वेशन गिवन है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, गैसियस है, अंडरस्टूड है, ये भी गैस है, ये भी गैस होती है, ये भी गैसियस है, तो ही वॉल्यूम इनका काम करेगा यहाँ। प्लस 45 किलो कैलोरी, यानी हीट इवॉल्व हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अंडरस्टूड है। यहाँ लिख करके दिया नहीं जाता कि ये एक्सोथर्मिक है, लेकिन फिर भी मैं अभी क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो बता रहा हूं आपको। इतनी हीट साथ बनी है, यानी जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड होगा ऐसे ऐसे हीट इवॉल्व होती चली जाएगी। तो अब अगर हम और हीट बाहर, इसे टेम्परेचर को बढ़ा दें हम, तो नुकसानदेह है ना, ये तो पहले से हीट निकल रही है, उल्टा हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, और अगर मैं टेम्परेचर को कम कर देता हूं, यानी ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है, इसे हीट को हटा दिया, टेम्परेचर कम करने का मतलब ये है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कूल करना ऐसे फायदेमंद रहेगा रिएक्शन। तो अब यहां दूसरा हम इफेक्ट देखते हैं, वॉल्यूम का इफेक्ट देखा जाए। अगर ये SO2 एंड O2 दो और एक 3 वॉल्यूम है, यहाँ 3 लीटर में कह सकता हूं, यहाँ 2 लीटर है, रिडक्शन के साथ हो रहा है। डेल्टा एन चेक करो, डेल्टा एन कितना है 2 - 3, प्रोडक्ट के वॉल्यूम माइनस रिएक्टेंट के वॉल्यूम -1 आ गया, 0 से कम है। डेल्टा एन अगर 0 से कम होता है तो प्रेशर बढ़ाना फायदेमंद रहता है। कंसेप्ट को समझने के लिए आप ऐसे सोच लो कि बॉयल्स लॉ, सीधा सिंपल, मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम की तरफ अगर रिएक्शन हो रहा है तो प्रेशर बढ़ाना फायदेमंद हो रहा है। ये अगर रिवर्स होता, मान लो राइट हैंड पर वॉल्यूम ज्यादा होता, लेफ्ट हैंड पर वॉल्यूम कम होता, डेल्टा एन पॉजिटिव होता, सपोज करते हैं नेगेटिव नहीं होता, तो प्रेशर बढ़ाना फिर नुकसानदेह होता, फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता, प्रेशर बढ़ाने पर फिर रिवर्स होता। तब हम बोलते हैं कि प्रेशर कम करना फायदेमंद है, क्योंकि जैसे हम प्रेशर कम करते हैं इस सिस्टम में, देखो प्रेशर अगर हम यहां से कम कर देते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम डिक्रीज की साइड तब फायदेमंद रहता है तब जब प्रेशर हमें इंक्रीज करने को मिल जाए। तो ये दो पैरामीटर तो हो गए। अब अगर मैं इसमें बाहर से सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेंट ऐड कर देता हूं, जितने रिएक्टेंट ऐड करूंगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन, बाहर से मैंने SO2 ऐड किया, SO2 ऐड करने पर अब इक्विलिब्रियम ऐसी तरफ शिफ्ट हो जाएगा ताकि ये ऐड किया हुआ SO2 कंज्यूम हो जाए। वही जो हमने अभी लॉ पढ़ा है, ला शैटेलियर्स प्रिंसिपल, कि बाहर से किए गए इफेक्ट को नलिफाई करने की कोशिश करता है ये इक्विलिब्रियम। तो जब मैंने SO2 ऐड किया तो SO2 का कॉन्सेंट्रेशन खत्म कैसे होगा, प्रोडक्ट बन करके प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी रिएक्टेंट अगर मैंने ऐड कर दिया, या तो O2 ऐड कर दूं या SO2 ऐड कर दूं, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। या अगर मैं सिंपल वर्ड में बोल दूं तो K की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाने का मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो रहा है। हाई प्रेशर की बात अगर हम करते हैं, ये तो हाई प्रेशर से क्या इफेक्ट मिला, डेल्टा एन क्योंकि 0 से कम है,
तो ये फेवरेबल रहेगा, लो टेम्परेचर फेवरेबल रहेगा, एक्सेस ऑफ SO2 O2 लेना फेवरेबल रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड अगर एक्सेस ले लिया तो रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन। एक रिएक्शन हो रहा था जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 आपस में रिएक्शन कर रहे थे, SO3 बन रहा था। अब आपने बाहर से और SO3 ऐड कर दिया, तो SO3 तो पहले से है, तो अब इक्विलिब्रियम इधर होगा। वही कमरे वाला एग्जांपल सोचो, यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 100 लोग हैं, ये बन रहा है। मैं यहाँ और लोगों को 20-50 लोग और इसमें एंटर कर देता हूँ इस वाले रूम में, तो यहाँ अगर रूम खुला हुआ है तो ये इधर जाने की कोशिश करेंगे वापस, और अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये खाली हो जाता है, तो 50 वाले इधर आने की कोशिश, इसमें 10 ही रह गए, तो कोशिश करेंगे आराम से कूल होके बैठे, रिलैक्स होके। और अगर आपने इधर बढ़ा दिए बहुत सारे लोग, 50 की जगह 150 कर दिए, तो वो ज्यादा डेंसिटी अगर इधर हो गई, इधर कम हो गई, तो ये इधर आने की कोशिश करेंगे। तो वही सिंपल सी बात यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आप रिएक्टेंट बढ़ा देते हो तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट बढ़ा देते हो तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट हटा देते हो तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। आप इनको हटा देते हो तो इक्विलिब्रियम फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा खुद से एक नेचुरल वे में। तो एक्सेस ऑफ SO2 एंड O2 फेवरेबल रहेगा, एंड रिमूवल ऑफ SO3 प्रोडक्ट, इसका रिमूवल फेवरेबल रहना चाहिए। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फेवरेबल 4 कंडीशंस हैं जो हमने डिस्कस किए। और एग्जांपल करते हैं, एक नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस किया, एक मोल लेकर के, यहां 2 मोल बन गए, -43, माइनस का मतलब क्या हो गया, ये हीट यहां क्या करना पड़ रहा है, एंडोथर्मिक, मतलब हीट हमें देनी, ये डेल्टा H नहीं है भाई, प्लीज इसको ध्यान से देखना। डेल्टा H नेगेटिव होता तो एक्सोथर्मिक होता, ये हीट Q की बात हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स में साइन पढ़े ना अपने, डेल्टा H नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक होता है, ये डेल्टा H नहीं है, लिखा होता अगर डेल्टा H होता तो ये Q है, हीट है। ये 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी 2 है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम भी, वॉल्यूम पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो भाई प्रेशर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा N 0 है यहाँ। डेल्टा N 0 कैसे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, दोनों 2 -2, ये दोनों को प्लस कर दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ गया। डेल्टा एन जीरो है तो प्रेशर बढ़ाओ या कम करो, उसकी इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां प्रेशर का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। और हम अगर टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो टेम्परेचर हाई करने पर, क्योंकि यहां पर पहले से ही हमें हीट देनी पड़ रही है, क्या करना पड़ रहा है, हमें हीट देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो यानी हीट इसमें बाहर से देना फायदेमंद रहेगा। हाई टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल है, क्योंकि हीट एब्जॉर्प्शन के साथ ये रिएक्शन हो रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो हाई होना, टेम्परेचर का हाई करना इसके लिए फायदेमंद रहने वाला है। बाकी इनके लिए तो हमेशा फिक्स रहती है बात, N2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, वही रूम वाला एग्जाम्पल सोच करके कर लो, रूम में बहुत सारे लोग हैं, इधर लोग हैं, इधर बढ़ा दिए तो इधर आने की कोशिश करेंगे, इधर आपने बढ़ा दिए तो इधर आने की कोशिश करेंगे, दोनों तरफ बराबर अगर हैं फिर क्या होगा, वो एक नेट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन रहेगी। अब अगर मैं N2 एंड O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। और रिमूवल अगर मैं NO का कर देता हूं, NO का रिमूवल कर दिया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब अगर ये फेवर कराना चाहते हैं हम इस इक्विलिब्रियम को, तो ये 4 बातों का ध्यान रखना होगा, टेम्परेचर हाई रखना होगा, प्रेशर लो रखना, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्सेस ऑफ N2O2 लेने पड़ेंगे, एंड रिमूवल ऑफ NO करना पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे आपको दिया जाएगा, एक इक्वेशन दे देंगे,
ये 4 पैरामीटर आपसे पूछेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दिस रिएक्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिक्रीज टेम्परेचर। किसी भी तरह से करके पूछ लें। इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा। भाई नुकसान होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट के एब्जॉर्प्शन के साथ हो रहा है, और आप उल्टा टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो। और एग्जांपल हम देखते हैं। डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है वो एक कंपाउंड डिकम्पोज होके PCl3 एंड क्लोरीन बना देता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, PCl5 PCl3 एंड क्लोरीन, और ये -Q है। -Q होने का मतलब हीट हमें बाहर से इसको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन है, Q नेगेटिव होने का मतलब है। वॉल्यूम की बात अगर की जाती है तो ये हमारा 1 वॉल्यूम एंड 1 वॉल्यूम, यानी प्रोडक्ट के 2 मोल्स हो गए हमारे, और रिएक्टेंट का 1 मोल हो गया, तो 2 माइनस 1 यानी प्लस आ गई डेल्टा एन की वैल्यू। डेल्टा एन की वैल्यू +1 है। या दूसरे तरह से सोचो, यहां वॉल्यूम के इंक्रीज होने के साथ ये रिएक्शन हो रहा है। जब मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होता है, तो प्रेशर बढ़ाना फायदेमंद नहीं रहेगा। जब मैं प्रेशर कम करूंगा इसका, तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। यानी बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि P एंड V एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो यहां क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करना फायदेमंद रहेगा। तो कम प्रेशर पर, लो प्रेशर पर ये रिएक्शन अच्छा होगा। टेम्परेचर हमें हाई रखना होगा, क्योंकि यहां पर हीट देनी पड़ रही है रिएक्शन के लिए, Q माइनस है, एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन है। इस माइनस को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। PCl5 प्लस हीट विल गिव यू these 2 molecules। हीट देनी पड़ेगी हमें। और अगर आप PCl5 एक्सेसिव लेते हो तो, यानी रिएक्टेंट तो कोई भी कभी अगर एक्सेस में लेते हैं हम, तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। PCl3 अगर आपने रिमूव कर दिया, क्लोरीन आपने रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ क्लोरीन एंड PCl3 इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। और अगर आपने बाहर से इक्विलिब्रियम पर PCl3 और ऐड कर दिया, क्लोरीन और ऐड कर दिया, तब ये रिएक्शन होना डिफिकल्ट हो जाएगा और रिवर्स हो जाएगा। तो हम इसको देख सकते हैं। ये सारी कंडीशंस जो बातें मैंने बताई हैं ये आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी में सब यही वाले एग्जांपल्स दिए हैं, और इन एग्जांपल्स को आपको बड़ी अच्छी तरह से करना है। केमिकल इक्विलिब्रिया है, ये सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिजिकल इक्विलिब्रिया जो होता है उसमें बॉन्डिंग नहीं टूटती है, पुराने बॉन्ड टूटते नहीं, नए बॉन्ड बनते नहीं। यहाँ तो बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम। कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम भी होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल दे रहा था, वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड है, लिक्विड से गैस बन जाता है, रहता वाटर ही है, H2O से H2O लिक्विड, H2O गैस, ये फिजिकल इक्विलिब्रिया है। तो कुछ एग्जांपल हम फिजिकल इक्विलिब्रिया के भी कर लेते हैं। एप्लीकेशन टू द फिजिकल इक्विलिब्रियम, किस चीज की एप्लीकेशन? ला शैटेलियर्स प्रिंसिपल की, ये एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। उसी के सब एग्जांपल है। मेल्टिंग ऑफ आइस देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस जब हम करते हैं तो हमारे पास एक आइस है, और आइस को हम वाटर में कन्वर्ट करते हैं, -x कैलोरी। इसका मतलब है हीट जब हम देते हैं इसे आइस को, ये बाहर से हीट एब्जॉर्ब करता है तभी तो वाटर में कन्वर्ट होगा। अगर आइस को रखा हुआ है हमने, मान लो -10 डिग्री पे रखा हुआ है, तब तो वो आइस से आइस ही रहेगा। टेम्परेचर आपको इसका बढ़ाना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी ना। जब हीट दोगे तब ये वाटर में कन्वर्ट होगा। तो एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन है आइस का वाटर में कन्वर्ट होना। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाई टेम्परेचर पर, ये तो वैसे भी पता है क्योंकि ये तो हम डेली लाइफ में देखते हैं, हाई टेम्परेचर पर आइस वाटर में ज्यादा कन्वर्ट होगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे
तो वाटर की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। लो टेम्परेचर पर क्या होगा? लो टेम्परेचर पर ज्यादा आइस बनेगा, वाटर से आइस की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर मैं कोई वाटर लेता हूं और उसको फ्रीजर में रख देता हूं वाटर को, तो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होता है जब आइस बन जाता है। आपने एक बात नोटिस की होगी, जो रेफ्रिजरेटर होता है, हम कभी भी बर्फ जो जमाते हैं वो कभी भी ग्लास के किसी बर्तन में नहीं जमा सकते। अगर जमाओगे तो वो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। रीजन है उसका, क्योंकि जब हम उसको क्लोज करके रखेंगे, अगर उस बर्तन को, मान लो कोई छोटी बॉटल लो, उसमें उसे पानी भर के उसे एयर टाइट करके बिल्कुल उसको फ्रीजर में रख दो, तो अब जो वाटर है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता है। जब आइस बनेगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? वो बॉटल क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। इसी तरह से जो ठंडे इलाके होते हैं उसमें जो पाइप्स होते हैं, वो पाइपलाइन बहुत आसानी से फट जाती हैं, क्योंकि पाइपलाइन जब टेम्परेचर डाउन होता है उनका, तो वाटर जो पाइप्स में है उसका आइस बन जाएगा, और आइस बनेगा तो वो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ेगा, उसको जगह मिलेगी नहीं। जगह नहीं मिलेगी तो पोटेंशियल होगा, तो वो पाइप को क्रैक कर देता है। छोटा, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का पाइप नहीं है तो पाइप टूट जाते हैं ठंडे इलाकों में जो होता है। तो कुल मिला के मैं आपको सिंपल बात ये बताना चाह रहा हूं कि जो आइस होता है एंड वाटर है, उसमें आइस का ये एक बिल्कुल ऑपोजिट बात है। हम यूजुअली क्या करते हैं कि गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा, उससे कम वॉल्यूम लिक्विड का, उससे कम वॉल्यूम सॉलिड का। होता भी है, सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट करके बनते हैं, मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक होते हैं, होना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है वाटर का। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आइस में बहुत ज्यादा अच्छी बनती है, तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा हो। यही कारण है, यही रीजन है। वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी ना भाई। वाटर के कंपैरिजन में आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो आइस इसीलिए फ्लोट करता है वाटर पर। वाटर, दुनिया के सारे सॉलिड जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से। लेकिन अब वाटर का ही तो आइस बनाया, आइस की डेंसिटी कम रहेगी। आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से वो वाटर में फ्लोट करता है। और ये नेचर ने, कुदरत ने जो बनाया है इसको, वो वेजिटेशन के लिए सारा किया है। जो ठंडे इलाके होते हैं उसमें जो लाइफ है वो नीचे चलती रहती है। बर्फ जो जमता है किसी भी बड़ी लेक में या किसी बड़े पॉन्ड में, ऊपर लेयर बनती है, नीचे नहीं बनती है। वो फ्लोट करेगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो नीचे जो फिश वगैरह हैं सारी हैं वो पानी के अंदर ठीक रहती हैं, जिंदा रहती हैं। तो वेल, ये एक अलग डिटेल है, लेकिन हम यहाँ पर अगर इसको अप्लाई कर रहे होते हैं तो अब हम सोच सकते हैं कि वॉल्यूम क्योंकि कम की तरफ चल रहा है, तो अगर मैं प्रेशर को हाई करूंगा, हाई प्रेशर कम वॉल्यूम को प्रमोट करता है। जब मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं किसी सिस्टम में, ऊपर से प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम की तरफ होना, ये कम वॉल्यूम है, ये प्रेशर। तो जब मैं इस पूरे सिस्टम में हाई प्रेशर कर दूंगा तो वाटर ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आइस एंड वाटर में प्रेशर का इंपैक्ट, हालांकि फर्क बड़ा नेग्लिजिबल रहता है, क्योंकि वॉल्यूम का बहुत कम अंतर है। ये हम जो अभी कर रहे थे कि 4 वॉल्यूम से 3 वॉल्यूम बना दिया, इतना अंतर नहीं होता, नेग्लिजिबल अंतर होता है, ना के बराबर फर्क होता है। ये देखो कितना, 1.09 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर लेकर के 1.01 सीसी पर ग्राम वॉल्यूम जो डिक्रीज होता है, यहां से लेकर के यहां डिक्रीज होता है। ये वॉल्यूम मेरे पास अगर डिक्रीज हुआ है आइस से वाटर बनाने में, ये आइस हो गया, ये हमारा वाटर। तो नेग्लिजिबल फर्क है, लेकिन फिर भी अगर हम टेक्निकली देखें फर्क तो फर्क ही है। तो दो चीजों का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। एक, टेम्परेचर हाई करेंगे
तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ही। और एक अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो वाटर ज्यादा बनेगा आइस से लो प्रेशर पर। तभी तो पहाड़ों पे बर्फ अच्छी जमती है, प्रेशर कम होता है ना, बर्फ अच्छी जम जाती है। कम प्रेशर करेंगे तो वाटर से आइस ज्यादा बनेगा, हाई प्रेशर पर आइस से वाटर ज्यादा बनेगा। तो वेल ये फिनोमिनन है जो नेचर भी गवर्न कर रही है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा फिजिकल इक्विलिब्रिया का हम एग्जांपल देखते हैं। मेल्टिंग करते हैं सल्फर की, सल्फर सॉलिड है, सल्फर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है और x किलो कैलोरी हमें इसको देनी पड़ी, हीट देनी पड़ी प्लस, यानी एंडोथर्मिक टाइप -x होने का मतलब है ये हीट हमें इसे बाहर से देनी पड़ी। और ये तो एक नॉर्मल सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन होने का मतलब हो गया इस प्रोसेस में जो सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम कम होगा, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। दुनिया के सब लिक्विड अपने कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड से ज्यादा वॉल्यूम रखते हैं, बस वाटर एक एक्सेप्शनल है, वो मैंने आपको बता दिया। वाटर के केस में अलग कहानी है, लेकिन जो सल्फर है या कोई और लिक्विड है उसमें तो अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है, सॉलिड का वॉल्यूम कम रहेगा। तो अब यहां हम इफेक्ट प्रेशर का भी देख सकते हैं, इफेक्ट टेम्परेचर का भी देख सकते हैं। टेम्परेचर अगर हम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा लिक्विड बनेगा, वैसे भी समझ आती है जब हम सॉलिड किसी सब्सटेंस में टेम्परेचर ज्यादा देंगे, ज्यादा हीट देंगे तो ज्यादा लिक्विड बन जाना चाहिए। तो यहां टेम्परेचर बढ़ाने पर ज्यादा लिक्विड सल्फर बनेगा और ये रिएक्शन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम के साथ प्रोसीड हो रहा है। तो अगर हम प्रेशर हाई करेंगे तो हाई प्रेशर करने पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसका मतलब है मेल्टिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर पर लेस सल्फर विल मेल्ट, क्योंकि मेल्टिंग होने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसलिए। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाएगा। एट हाई प्रेशर लेस सल्फर विल मेल्ट। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सॉलिड सल्फर का वॉल्यूम कम है, लिक्विड सल्फर का वॉल्यूम ज्यादा है, सल्फर लिक्विड वॉल्यूम ज्यादा। तो हाई प्रेशर करने पर क्या होगा, कम वॉल्यूम की तरफ, कम वॉल्यूम किधर है, सॉलिड की तरफ, सॉलिड की तरफ चलेगा तो मतलब मेल्टिंग कम हो जाएगी, हाई प्रेशर पर कम मेल्टिंग होगी। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन होगा जो फिजिकल इक्विलिब्रिया पर है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिजिकल इक्विलिब्रिया पर हम ये इफेक्ट देख सकते हैं। और फर्दर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर बॉइलिंग ऑफ वाटर किया हमने, बॉइलिंग ऑफ वाटर का मतलब हो गया वाटर एंड वाटर वेपर सिस्टम। बॉइलिंग ऑफ वाटर किसके साथ होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के साथ होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मतलब जब हम वाटर को हीट देंगे, ये लिक्विड है वाटर, हमने इसको हीट दिया, क्यू अमाउंट हीट दे दिया, वेपर्स बनेंगे। अब यहां ये जो वेपर्स बन गए, जितनी ज्यादा आप हीट दोगे उतने ज्यादा वेपर बनेंगे, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। हीट देने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन हो रहा है। अब इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, वेपर्स का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होता है, वाटर का वॉल्यूम कम है। तो जब आप हाई प्रेशर कर दोगे तो हाई प्रेशर किधर शिफ्ट होता है, लो वॉल्यूम के साथ शिफ्ट होता है। जैसे ही प्रेशर आपने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम किधर हो रहा है, वाटर की तरफ। हाई प्रेशर पर वाटर ज्यादा बनेगा, लो प्रेशर पर वेपर ज्यादा बनेंगे, हाई टेम्परेचर पर वेपर ज्यादा बनेंगे, लो टेम्परेचर पर वाटर ज्यादा बनेगा।
ये एक सिंपल असेसमेंट है जो कंडीशंस है। इस इक्वेशन को देख करके बस ये इक्वेशन आपको गिवन होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं गिवन होगा। ये भी नहीं लिखा होगा कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, बस ये इक्वेशन आपको गिवन होगी। इस इक्वेशन के बेस पर आपको ये बताना होगा कि प्रेशर हाई कम करने पर, लो करने पर, कम करने पर क्या इंपैक्ट आ रहे होते हैं। एट हाई टेम्परेचर मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि हीट के एब्जॉर्प्शन के साथ रिएक्शन हो रहा है, इसलिए फायदेमंद रहेगा। इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाई प्रेशर पर क्या होगा, वेपर विल बी कन्वर्टेड टू लिक्विड, क्योंकि लो वॉल्यूम लिक्विड की तरफ हो रहा है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल हम सोच सकते हैं इसका। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट भी की जा सकती है। और अगर मैं सोचता हूं, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, पोटेशियम नाइट्रेट लिया, या कोई और सॉल्ट है, उसे हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये डिसोल्यूशन दो तरह से हो सकता है। एक तो डिसोल्यूशन जब हम करते हैं या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। मेनली यहां जो रोल रहेगा वो टेम्परेचर का रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने का या टेम्परेचर डिक्रीज करने का। ना के बराबर इंपैक्ट होता है देखो वॉल्यूम पर। जब हम किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं, एक ग्लास वाटर लिया आपने, यहां लेवल था, और इसमें 5 ग्राम नमक डिसॉल्व किया, तो ये लेवल थोड़ा ही बढ़ेगा। सोल्यूशन का भी वही वॉल्यूम, एंड जो पहले हमने सॉल्यूट लिया एंड सॉल्वेंट लिए, उनका भी वही वॉल्यूम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी हम क्या बोलेंगे कि प्रेशर का कोई कंसिडरेबल इंपैक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन सॉल्युबिलिटी हीट के एब्जॉर्प्शन के साथ हो रही है या सॉल्युबिलिटी हीट के इवोल्यूशन के साथ हो रही है, ये बात डिसाइड करेगी टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम सोच सकते हैं solubility of salt is accompanied by absorption of heat. Solubility will increase with rise in temperature. और फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल सारे ले सकते हैं। एक KNO3 लेकर के मैंने वाटर लिया। अब यहां ये सोचना होगा, ये है सॉलिड और ये है एक्वस, मतलब डिसॉल्व्ड फॉर्म में है। आप इसे K पॉजिटिव भी लिख सकते थे, NO3 नेगेटिव भी लिख सकते थे, लेकिन ये एक्वस कंडीशन दे दी गई, डिसॉल्व दे दिया, बस हमें उससे मतलब नहीं। ये जो -x किलो कैलोरी है, इसका मतलब है इतना अमाउंट हीट का इसको देना पड़ा, इसको देना पड़ेगा, तब जाकर के रिएक्शन होगा। ये एंडोथर्मिक टाइप रिएक्शन है। जिन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, वो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ फॉरवर्ड चलेंगे। जिनमें हीट इवॉल्व हो रही है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि उनमें हीट इवॉल्व होती है, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा, फिर डिसॉल्व नहीं होंगी चीजें, सॉल्ट डिसॉल्व तब नहीं होगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका एग्जांपल है बहुत अच्छा, जिनमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हैं सॉलिड लेकर के, तो काफी अमाउंट हीट का इवॉल्व होता है। तो हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां फायदेमंद नहीं रहेगा टेम्परेचर बढ़ाना। ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाना नुकसानदेह रहेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम डिसॉल्व होगा। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे, तो अगर हम चाहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा डिसॉल्व हो, तो हमें आसपास
आइस की जैकेट रख देनी चाहिए, यानी टेम्परेचर लो कर देना चाहिए, क्योंकि हीट निकलने वाली है रिएक्शन में, वो हीट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो ये हमारा एक ये प्रिंसिपल था जो हमने इसमें डिस्कस किया, पढ़ा। अब इन पर बेस्ड या इसके जो चैप्टर हमने इससे पहले पढ़ा है उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैंने असाइनमेंट में दिए भी थे क्वेश्चन, ये आपको कुछ लोगों ने किए भी हैं, लेकिन कुछ ही लोगों ने किए हैं, सबने नहीं किए हैं। तो क्वेश्चन ये सभी लोग करो सॉल्व। एक ये क्वेश्चन जो सामने लिखा है, देखो क्या है। ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन ए सील्ड कंटेनर, ऐसा कुछ है। ये अभी तक हम कई बार कर चुके हैं। ये कंटेनर को, ये लिक्विड यहां पर दिया हुआ है और इसके वेपर्स यहां पर हैं। इक्विलिब्रियम में है, ये वेपर वाटर में या लिक्विड में, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब है ये रुका हुआ है, वेपर का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है और लिक्विड का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, ये सारा काम फिक्स टेम्परेचर पर है। अब अचानक क्या कर दिया गया, इसका वॉल्यूम एकदम से, इस पिस्टन को किसी ने आके बड़ी तेजी से ऊपर खींच दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। अब भाई वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो अभी अभी हम डिटेल पढ़ के हटे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करने का क्या मतलब है, प्रेशर कम कर दिया। प्रेशर कम करने का क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। भाई लिक्विड है और इसके वेपर्स हैं, ये इक्विलिब्रियम में है, ये लो वॉल्यूम होगा, ये हाई वॉल्यूम है। लो से हाई वॉल्यूम, इसका मतलब है प्रेशर कम होना फायदेमंद। अगर आपको कोई ये कहता कि ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिया गया तो वॉल्यूम कम होने की तरफ होता। वॉल्यूम कम होना क्या है, वेपर से लिक्विड बनना, लेकिन यहां तो ऑपोजिट किया है, वॉल्यूम बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है, प्रेशर कम कर दिया। वॉल्यूम किधर बढ़ रहा है, लिक्विड से वेपर की तरफ। तो आप बोलोगे कि वेपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यही बात है, बतानी है हमें। क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन वेपर प्रेशर। क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाना चाहिए, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये अलग क्वेश्चन है, इसको छोड़ो अभी, ये क्वेश्चन अलग है। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बात ये क्लियर हो गई सब लोगों को अच्छी तरह से, जो मैं बताना चाह रहा था वो बात एक बार सोच लो, अच्छी तरह से क्लियर हो गई है तो बताओ मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम करते हैं, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, ये आपको बड़े सिंपल शब्दों में अभी मैं आपको बताऊंगा, हालांकि इसकी अपनी एक बिल्कुल डिटेल्ड डेफिनेशन है। जब भी कोई लिक्विड किसी वेपर के कांटेक्ट में रहता है तो इसके चारों तरफ वेपर इकट्ठा रहती हैं। अब ये क्लोज सिस्टम है, इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश कर चुका तब ये वेपर का अमाउंट फिक्स हो गया। जब इक्विलिब्रियम आ गया तो वेपर फिक्स हो गई, लिक्विड फिक्स हो गया। जितना लिक्विड इसमें कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसका अमाउंट फिक्स है, इसका अमाउंट फिक्स है। अब ये जो वेपर्स हैं इनके मॉलिक्यूल टकराएंगे, इधर इधर लिक्विड पर, इधर इधर, कुछ प्रेशर क्रिएट करेंगे। ऐसी कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है तब जो प्रेशर ये वेपर्स एक्सर्ट करती हैं इस लिक्विड पर, उसको बोला जाता है कि ये वेपर प्रेशर है। अब वो पूछ रहे हैं कि वेपर प्रेशर पर क्या इंपैक्ट आएगा जब हम इस वॉल्यूम को सडनली इंक्रीज कर देंगे। तो सोचने की बात है कि ये जो वेपर्स थी मेरे पास पहले इनिशियल कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर गया था, ये लिक्विड है, ये वेपर्स हैं, ये फिक्स वेपर थी। यहां सडनली जब मैं इसे इंक्रीज कर दूंगा वॉल्यूम को,
तो ज्यादा वॉल्यूम में उतनी ही वेपर्स आएंगी जितनी यहां पर थी, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। जब मैं इसे पिस्टन को ऊपर कर दूंगा, पिस्टन यहां पर आ जाएगा, ये पुराना वाला पिस्टन जो है अब ये खत्म हो गया, यहां नहीं रहा। तो जितनी वेपर्स पहले थी उतनी ही वेपर्स अब यहां रही। वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से इसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाएगी तो कम मॉलिक्यूल जा करके कोलाइड कर पाएंगे पर यूनिट एरिया पर। कम मॉलिक्यूल कोलाइड कर पाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर शुरू में जब तक दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं करता तो सडनली कम हो जाएगा। तो हमें क्या बोलना चाहिए, व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑन ऑफ चेंज ऑन वेपर प्रेशर। जैसे ही मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ाने पर वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होने से अब ये ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। मोर लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर, क्योंकि हमने इसका वेपर प्रेशर कम कर दिया है। वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर कम होना लिक्विड को गैस की तरफ शिफ्ट करने में मदद करेगा। दैट मीन्स ज्यादा लिक्विड अब वेपर में कन्वर्ट होगा। ये प्रेशर, आप इसे सिंपली प्रेशर बोल दो, आप इसे वेपर प्रेशर बोल दो, ये वेपर्स का ही प्रेशर हो गया। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। हाउ डू रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंज इनिशियली। जब हमने वॉल्यूम सडनली इंक्रीज कर दिया तो सडनली वॉल्यूम इंक्रीज करने पर वेपर की डेंसिटी डिक्रीज कर गई। ज्यादा वॉल्यूम में उतनी वेपर्स हैं, डेंसिटी इसकी सडनली कम हो जाएगी। और सडनली कम होने से क्या होगा, इसकी डेंसिटी कम हो गई है, वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि इसका लिक्विड है, ये वेपर है, इक्विलिब्रियम में है, ये इधर आ रहा है, ये वापस आ रहा है। डेंसिटी कम हो गई। अब डेंसिटी कम हो गई तो कम मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएंगे, यानी कंडेंसेशन का रेट कम हो जाएगा। आप इसको वैसे सोच लो जैसे मैं अभी बता रहा था, मैं बताने को ऐसे भी समझा सकते हो, लेकिन ऐसे समझा दो। ये मेरे पास लिक्विड है, ये मेरे पास एक गैस, यस, इसी लिक्विड का कॉरेस्पॉन्डिंग गैस मैं बता रहा हूं। वॉल्यूम इसका ज्यादा है, वॉल्यूम इसका कम है। तो सडनली आप वॉल्यूम बढ़ा देते हो, वॉल्यूम बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है इवेपोरेशन बढ़ गया, कंडेंसेशन कम हो गया। इस गैस को जब मैं लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात कहता हूं, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन ही तो है। तो कंडेंसेशन कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ा देने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया लिक्विड से गैस की तरफ। लिक्विड से गैस की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन ज्यादा हो गया, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड की तरफ कन्वर्जन, कम हो गया। ला शैटेलियर्स प्रिंसिपल ही तो अप्लाई हो रहा है इस पर सीधे से। समझ आ गई बात ये। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आपने वॉल्यूम बढ़ाकर इसका सडनली वॉल्यूम बढ़ाया एंड वॉल्यूम बढ़ा करके इंतजार किया, थोड़ी देर रुक गए, तो फिर दोबारा से एक नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी गैस का अमाउंट थोड़ी देर में, ये जब ज्यादा लिक्विड वाटर में, ज्यादा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लगा, तो गैस होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि गैस का अमाउंट फिक्स हो गया, लिक्विड का अमाउंट फिक्स हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिवर्स फिर बराबर हो गए। तो ऐसे केस में हम आंसर कर सकते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड।
मतलब वॉल्यूम बढ़ा देने के बाद एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा, नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब क्या कहा जाए, व्हाट विल बी द फाइनल वेपर प्रेशर। ऐसे केस में फाइनल वेपर प्रेशर जो है वो रीस्टोर हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इक्विलिब्रियम तो फिर एस्टेब्लिश हो गया, फिर कंडेंसेशन उतना ही हो गया, फिर इवेपोरेशन उतना ही हो गया। तो यहां फाइनल वेपर प्रेशर उतना ही हो जाएगा जितना पहले हो रहा था। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, और फिर ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। या फिर हम एक और बात बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज Kc फॉर फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। Kc बताना है, इक्वेशन आपको गिवन है, ये SO2 गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसके लिए आप Kc यहां पर डिसाइड कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। Kc विल बी इक्वल टू सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड है ना, ये O2 है ना, ये SO2 है ना, ये ट्राईऑक्साइड हो गया, पावर 2 लिखनी पड़ेगी मुझे, डिवाइडेड बाय SO2, पावर मुझे 2 लिखनी पड़ेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन O2 पावर मुझे 1 लिखनी पड़ेगी। अब यहां सब कुछ ही तो गिवन है, 1.9 गिवन है SO3 का कॉन्सेंट्रेशन, यहां मैं लिख सकता हूं 1.9 टू द रेज 2। सल्फर डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन है 0.6 मोलर, 0.6 मोलर कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर हो जाएगा। एंड O2 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.82 मोलर, पावर 1 आ गई। ये हमारा Kc फाइंड कर लिया जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन होता है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान रखना कई बार कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है वो इक्विलिब्रियम वाला नहीं दिया होता। ये इक्विलिब्रियम पर ही तो ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकता हूं मैं, बिना इक्विलिब्रियम के ये एक्सप्रेशन नहीं लिखा जाएगा। एक क्यू फाइंड करने का तरीका था, वो एक अलग चीज है। जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया गया तब तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ और होंगे, यहाँ इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया गया, जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया गया तब ये कॉन्सेंट्रेशन है, इनकी बात यहाँ हो रही है। तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से करोगे तो फाइनल इसका आंसर भी किसी को करना हो तो ये आ जाएगा 12.2 अप्रोक्सीमेट। और देखते हैं इसके अलावा हम क्वेश्चन, कोई एक टेम्परेचर एट सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर 10 to the raise 5 pascal, iodine vapor contain 40% by volume of I atom। एक कोई इक्विलिब्रियम गिवन है आपको, ये I2 गैस कन्वर्ट हो रहा है, टूट गया ये I एटम्स में, ये गैस है, वॉल्यूम पे तो फर्क पड़ेगा, इसका वॉल्यूम डबल हो रहा है, यहाँ ये वॉल्यूम कम है। अब इसके लिए हमें कैलकुलेट करना है Kp प्रेशर वाला, क्योंकि गैसेस है तो Kp हम बता सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सिंपली सोचो जो Kp है वो क्या होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है मेरे पास क्या है, आयोडीन एटम है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम और उसका स्क्वायर लिखूंगा मैं यहां, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 मॉलिक्यूल, उसकी पावर में 1 लिखूंगा क्योंकि यहां तो 1 ही है, ये पावर 1 लिख देना चाहिए। तो Kp मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं कौन सा, ये वैल्यू पूछी है, यहाँ एक्सप्रेशन थोड़ा ही पूछा है, तो एक्सप्रेशन लिखा भी मैंने।
इन्होंने क्या दिया है कि जो टोटल प्रेशर है वो है 10 टू द रेज 5, और जो हमारे पास आयोडीन एटम का प्रेशर दिया है वो है 40% ऑफ टोटल प्रेशर। तो अगर मैं टोटल को 100 मान लेता हूं, 100 मानने की जरूरत भी नहीं है, 10 टू द रेज 5 गिवन है, इसका 40% ही तो निकालना है, फिर तो और भी सिंपल हो गई बात। यानी दो ही तो कंपोनेंट हैं इक्विलिब्रियम में, एक ये है एक ये है, तो पी टोटल क्या होता है? पी टोटल विल बी इक्वल टू partial pressure of iodine atom plus partial pressure of I2 molecule। तो एक अगर 40% है तो दूसरा 60% होना चाहिए। दो ही कंपोनेंट हैं, क्योंकि तीन होते फिर नहीं कर सकते थे हम ये कि एक 40 है तो दूसरा 60 है, क्योंकि तीसरे का भी तो कुछ कंपोनेंट होता ना। तो हमें पार्शियल प्रेशर आयोडीन एटम का गिवन है, तो मैं क्या कर सकता हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम P1 विल बी इक्वल टू 40% हो गया। टोटल कितना गिवन है? पी टोटल कितना है? 10 टू द रेज 5 का। तो ये आ गया मेरे पास 4 इंटू 10 टू द रेज 4 पैस्कल। ये वैल्यू आ गई P1। पी आई बोल दो आप इसे, आयोडीन एटम। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 ये आ जाएगा PI2 विल बी इक्वल टू 60 over 100 मल्टीप्लाइड बाय P टोटल। दिस इज P टोटल। P टोटल कितना है? 10 टू द रेज 5। ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द रेज 4 पैस्कल। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। ये वैल्यू उठा करके यहां रख दो। Kp कितना अभी हमने फाइंड किया? ये आ गया 4 इंटू 10 टू द रेज 4 पावर 2 डिवाइडेड बाय I2 का कितना है? 6 इंटू 10 टू द रेज 4 पावर 1। ये हमारा टोटल आ जाएगा। ये पैस्कल है तो पैस्कल स्क्वायर हो गया, ये नीचे सिर्फ पैस्कल है तो ये कैंसिल हो करके पी ए में हमारा आंसर आ जाएगा। तो के पी विल बी, जो भी कैलकुलेट करके आए वो हमारा फाइनल आंसर आएगा एंड पी ए में आएगा। जैसे हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन में के सी निकाल रहे होते हैं, ऐसे प्रेशर में, पार्शियल प्रेशर में, पैस्कल में हम निकालेंगे के पी। ये तरीका होगा इसको करने का। के सी जैसे अभी हमने किया, वैल्यूज गिवन थी, बस थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक यहां पर कर दिया कि परसेंटेज दे दिया है एक का। तो अगर एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आप देखना चाहते हो तो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी केपी की ये 2.67 इंटू 10 टू द रेज 4 पी ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। Find out value of Kc for each of the following equilibria from value of Kp। ये हमें कोई एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में NOCl डिकम्पोज होके क्लोरीन एंड NO बना रहा है। Kp गिवन है यहां पर, Kc पता करना है। एक वो रिलेशन पढ़ रखा है आपने, क्या रिलेशन पढ़ रखा है? Kc इज इक्वल टू, नहीं, Kp इज इक्वल टू Kc एंड RT to the raise डेल्टा n। ये रिलेशन एप्लीकेबल है। डेल्टा n चेक करो क्या है।
डेल्टा एन है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं प्रोडक्ट के, 2 और 1, 3 प्रोडक्ट के मोल्स हैं। रिएक्टेंट के कितने हैं, 2। डेल्टा एन कितना हो गया, 3 माइनस 2, 1। तो डेल्टा एन यहां पर 1 रखो, 1 रखोगे तो के पी विल बी इक्वल टू के सी आर टी टू द रेज 1। तो के सी कितना हो जाएगा, मुझे के सी निकालना है ना, के सी विल बी इक्वल टू के पी ओवर आर टी। टेम्परेचर हमें गिवन है, आर गैस कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू रख करके के पी हमें गिवन है इस इक्वेशन के लिए, के सी हमें पता चल जाएगा। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हम आंसर रिपोर्ट कर देंगे कि ये हमारा के सी है, के पी क्योंकि गिवन है, आर क्योंकि कांस्टेंट है पता होना चाहिए, टी क्योंकि गिवन है 500 केल्विन पर रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे ए है ऐसे ही बी दिया होगा तो बी भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट है, वैल्यू है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या आ जाएगी आंसर की। तो इसे देख लो, सोच लो अच्छी तरह से, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। इसके बाद एक हमें गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को जब हम डिकम्पोज करते हैं 1073 केल्विन पर, केपी इसके लिए भी हमें गिवन है, सेम हम अप्लाई करेंगे। अब यहां पर डेल्टा एन कैलकुलेट करना है। ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस। वॉल्यूम हम क्या कंसीडर करते हैं सॉलिड का एंड लिक्विड का, नेग्लिजिबल, 0। यहां सिर्फ गैस का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम काउंट होगा। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट यानी डेल्टा एन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 1 प्लस 0 यानी 1। वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना है, सॉलिड है तो सॉलिड का 0 काउंट करते हैं, शुरू में थ्योरी में आपको बताया था। 1 माइनस 0 हो गया, ये 1 हो गया। सेम रिलेशन आ गया जो अभी हमने किया था, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू द रेज डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यू यहां भी 1 आई। बस थोड़ा सा ट्रिक ये है कि इसमें उलझ नहीं जाना, सॉलिड के भी कभी वॉल्यूम रख दो आप। गैसियस जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होते हैं बस हम उन्हें कंसीडर करते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड के वॉल्यूम्स को हम कंसीडर नहीं करते। तो यहां भी अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा के सी, तो के सी आ जाएगा के पी ओवर आर टी। ये तो पावर 1 आ गई क्योंकि ये वैल्यू 1 है डेल्टा एन की। जो भी यहां पर आर आएगा, आर की वैल्यू तो यही रखी जाएगी। और टी कितना रखा जाएगा, 1073। केपी इसके लिए हमें गिवन है 167 हमें गिवन है। तो नेट वैल्यू जो भी आएगी वो हम फाइनलाइज करके रख देंगे। ये एक हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल था और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके 11th क्लास में काफी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम केसी गिवन है हमें, टेम्परेचर एक फिक्स गिवन है 1000 केल्विन। एनओ गैसियस, ये गैसियस, ये गैसियस, ये गैसियस। Both for forward and reverse reaction in the equilibrium are elementary by molecular reaction। यानी दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होके बना रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये एडिशनल बात दे दी, जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे +2 में तब आपको इनकी सारी ज्यादा डिटेल पता चलेगी। अभी तो आप ये सोचो कि दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एक ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है। ये मॉलिक्यूल दो हैं, ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बनता है, तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाता है। बायोमॉलिक्यूलर होने का मतलब फॉरवर्ड भी बायोमॉलिक्यूलर है, दो मॉलिक्यूल इधर, बैकवर्ड वाला भी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन ही है, दोनों बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। व्हाट इज द केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन? इसको तो लाइन को निकाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। केसी फॉर रिवर्स रिएक्शन आपको बताना है। फॉरवर्ड के लिए दिया है तो रिवर्स के लिए भाई क्या होता है? रिवर्स के लिए हो जाएगा Kc will be equal to 1 over Kc डैश। ये रिवर्स के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए। अभी थोड़ी देर पहले भी आते ही मैंने जो एक प्रॉब्लम कराई थी रिवर्स के लिए पूछा था, वो यही बिल्कुल सेम थ्योरी है। थ्योरी जिसे पक्की होगी वही कर पाएगा। तो ये बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है कि जहां हम इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे Kc को तो हमारी रिवर्स रिएक्शन के लिए वैल्यू पता चल जाएगी हमें, यानी हम ये फाइनल आंसर लिखेंगे। फॉर रिवर्स रिएक्शन दिस इज Kc हमें गिवन है कितना 6.3 इंटू 10 टू द रेज 14 हमें गिवन है। ये वैल्यू हम उठा करके यहां रख देंगे। जो भी आंसर आए वो आंसर हम लिख देंगे। अब वैसे भी हमें पता चल रहा है, अगर हमें जस्ट कंपैरिजन करने के लिए बोल दिया जाए तो बड़ी कम आ रही है वैल्यू भाई, 10 टू द रेज -3 से काफी कम है। इसका मतलब क्या है? रिवर्स रिएक्शन नहीं होने वाला है। फॉरवर्ड वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, 10 टू द रेज 14, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन चल रहा है, खूब तेज चल रहा है। रिएक्टेंट दो रिएक्शन तेजी से कर रहे हैं, O3 एंड NO रिएक्शन करके NO2 एंड O2 बना रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन बड़ी तेजी से चल रहा है। रिवर्स रिएक्शन के लिए तो K की वैल्यू बड़ी कम आ रही है, लेकिन ठीक है, हमें तो उससे मतलब नहीं है, हमें तो बस वैल्यू बतानी है Kp Kc की। Kc की रिवर्स रिएक्शन के लिए बतानी है वैल्यू, वो हम बता पाएंगे यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद रिएक्शन, ये हमारा देखो, इसको छोड़ो अभी, ये तो आंसर में आ जाएगा जब हम आंसर एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास एक सैंपल है कोई हाइड्रोजन आयोडाइड का, इसको फ्लास्क में रखा एक और प्रेशर रखा 0.2 एटमॉस्फेयर। HI इनिशियली था, फ्लास्क लिया, ये हाइड्रोजन आयोडाइड का इनिशियल प्रेशर है, ये 0.2 एटमॉस्फेयर इनिशियल प्रेशर है। यानी जब रिएक्शन शुरू हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हमने क्या किया, जो भी किया होगा, टेम्परेचर बढ़ाया या जो भी कुछ किया, धीरे धीरे इसका रिएक्शन अब होना शुरू हो गया। ये प्रेशर तब का है जब 100% HI था, कुछ और था ही नहीं, प्रोडक्ट था ही नहीं, जीरो था प्रोडक्ट। ये तब का प्रेशर गिवन है, इनिशियल प्रेशर जिसे हम नाम देते हैं। लेकिन धीरे धीरे रिएक्शन शुरू हुआ, I2 बना, हाइड्रोजन बन गया। रिएक्शन होने के बाद I2H2 कंसिडरेबल अमाउंट बनते गए, फिर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, HI का कॉन्सेंट्रेशन अब फिक्स हो गया, कम होते 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 एक लिमिट पे आके रुक गया। ये बढ़ते 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 एक लिमिट पर आकर के रुक गया। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन, तीनों के बल्कि, फिक्स हो गए, यानी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इस इक्विलिब्रियम पर अब इस HI का नया प्रेशर गिवन है 0.04 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका अपना भाई वैल्यू कम हो गई ना, पहले 0.2 था, देखो जब रिएक्शन होगा तो इसका अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगा, इसका अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगा तो इसका पार्शियल प्रेशर भी तो कम होना शुरू हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर कम हो के बस ये रुक गया। अब हमें डिसाइड करना है कि Kp क्या होगा। Kp के लिए तो हमारा जो रिलेशन होता है
वो इस गिवन इक्वेशन के लिए जो हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे, ये लिखेंगे ना 2HI H2I2, ये वाली इक्वेशन बैलेंस करूंगा मैं इसे 2HI I2 H2। इस इक्वेशन के लिए Kp क्या लिखा जाने वाला है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन पावर 1 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI पावर 2। पार्शियल प्रेशर लिखना चाहिए था मुझे, रुको एक मिनट मैं इसे करेक्ट करता हूं। HI ही लिख दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन काउंट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI। अब ध्यान रहे ये HI का जो पार्शियल प्रेशर है वो इनिशियल नहीं है, ये तो इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर है ये। अब हमें फाइंड करने की कोशिश करनी है कि ये H2 एंड I2 क्या है। अगर ये हमें पता चल जाए तो Kp पता चल जाएगा, ये तो हमें पता है। HI तो इक्विलिब्रियम पर जो गिवन है वो 0.04 एटमॉस्फेयर प्रेशर गिवन है, पार्शियल प्रेशर HI का। अब मुझे फाइंड करना है कि H2 एंड I2 के पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर क्या होंगे। तो आप इसे कंसीडर करो, ये जो सामने इक्वेशन एक लिखी हुई है केयरफुली देखो। शुरू में जब रिएक्शन हुआ ही नहीं तो हमें गिवन है 0.2 एटमॉस्फेरिक। जब पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का 0 हुआ करता था, इसका 0 हुआ करता था, ये तब की बात है, इनिशियल कंडीशन है ये। फिर रिएक्शन शुरू हो गया। अब शुरू होने के बाद इसके कुछ मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए इसमें। एक मॉलिक्यूल HI का कितने H2 बनाएगा? आधा। दो मॉलिक्यूल मिलके HI के 1 मोल बना रहे हैं ना। अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल लेता हूं HI का तो H2 कितना बना? आधा। दो मॉलिक्यूल सामने लिखा हुआ है, दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बन रहा है। X से कितना बनेगा? X/2 बनेगा। 2X से कितना बनेगा? X बनेगा। तो अगर मैं कहता हूं कि थोड़ी देर के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन X हो गया, तो एक X, ये जितना ये बन रहा है उतना ये बन रहा है, तो इसका भी X होगा कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी देर के बाद। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सेम हो जाएंगे, X हो जाएंगे। कितने अमाउंट? HI के डिकम्पोजिशन से 2X अमाउंट से, डबल अमाउंट से। जब 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 2X मोल से X मोल बन जाना चाहिए। यहां पर हम X लिखेंगे। जब चेंज आया एट चेंज, ये तो बात चेंज की हुई। जब हमने कोई चेंज कर दिया दैट मीन्स ये हो गया 2X। 2X कितना हुआ? कम हो गया ये इनिशियल से, यानी इसमें से मैं ये माइनस करूंगा। अब इक्विलिब्रियम पर जो बचेगा मेरा ये अमाउंट एट इक्विलिब्रियम, देखो दोबारा से एक तरह से सोचो। मुझे 100 मॉलिक्यूल HI के गिवन है, 100 में से 50 इसमें कन्वर्ट हो गए, तो बचे कितने? 100 माइनस 50 करना पड़ेगा ना। 100 में से 10 कन्वर्ट हो गए तो कितने बचे? 90 बचे। इनिशियल अमाउंट था मेरे पास ये, उसमें से कुछ अमाउंट कन्वर्ट हो गया, X अमाउंट कन्वर्ट हो गया। अब लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 2 है तो कितना कन्वर्ट हुआ? 2X। तो इसे मुझे माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मेरे पास इनिशियली 100 मॉलिक्यूल हैं, उसमें से 5 कन्वर्ट हो गए। ये तो बात तब की हो रही है जब स्टिक्योमेट्री मैं 1 लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर 2 लिखा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम पर मुझे जो कॉन्सेंट्रेशन इसका गिवन था या जो प्रेशर गिवन था, कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते थे अगर यहां मैं Kc की बात कर रहा होता, तो अमाउंट जो बचेगा -2X बचेगा। ये बचा हुआ अमाउंट है एट इक्विलिब्रियम, या बचा हुआ पार्शियल प्रेशर है एट इक्विलिब्रियम। और ये तो है ही X, और ये तो है ही X।
अब ये है मेन बात जो आपको यहां पर समझनी होगी। जो मुझे इक्विलिब्रियम प्रेशर गिवन है, ये मुझे गिवन है, ध्यान रहे कितना गिवन है इक्विलिब्रियम प्रेशर 0.04। तो मैं यहां लिख लेता हूं 0.04 इज इक्वल टू 0.2 माइनस 2x। तो मुझे x पता चल गया, और x क्या है, x ये अमाउंट है। कितना हो जाएगा, मैं 2 को इधर करता हूं और इसको इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 2x 0.2 माइनस 0.04, और अगर मैं x रोक लेता हूं यहां तो ये डिवाइडेड बाय 2 लिख जाएगा। तो इसमें से मैंने माइनस किया, डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.08। ये आ गया x, ये मैंने अमाउंट लिख दिया यहां पर x, यानी 0.08 0.08। अब मुझे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आयोडीन का भी पता है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन का भी पता है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तो मुझे पहले से ही पता था HI का। अब मैं इनको उठाकर कहां पर रख सकता हूं, इनको उठाकर मैं रख सकता हूं उस इक्वेशन में जो Kp वाली एक इक्वेशन थी। Kp वाली क्या इक्वेशन थी, Kp was equal to partial pressure of H2 multiplied by partial pressure of I2 giving you partial pressure of HI, एंड इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये वैल्यूज उठा करके रखो, ये वैल्यू यहां पर रख दो, ये वैल्यू उठा करके यहां पर रख दो, एंड ये 0.04 वैल्यू उठा करके आप यहां पर रख दो इक्विलिब्रियम। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा Kp हो जाएगा। ये वैल्यू Kp की हमने फाइंड कर ली। ये रहेगा तरीका इसको सॉल्व करने का। बस यहां पर थोड़ा टेक्निकली समझने की बात है। यहां पर क्या टेक्निकली समझना है, जब हमें कोई एक कंपाउंड A दिया है और वो B बना रहा है प्लस C बना रहा है, इसके अगर मैंने 100 मोल लिए इनिशियली, मान लो 5% ये कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना बचा रह जाएगा, ये 100 माइनस 5 इक्विलिब्रियम पर, ये 5 होगा, ये 5 होगा। ये बात शुरू से करते आ रहे हैं हम, इस टाइप की चीज है। ये तो कंडीशन, ये 90 बचेगा, ये 95 बचेगा, 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। और अगर ये 2A 100 है तो मुझे x अमाउंट कन्वर्ट करना है इसमें, x अमाउंट इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें टोटल 2x माइनस करूंगा। इस टोटल अमाउंट में से जो भी मुझे गिवन था, अब मैं 100 की जगह, तो गिवन अमाउंट है ना इनिशियल, ये तो मैंने मान रखा था कि 100 है, लेकिन अब मुझे टोटल अमाउंट गिवन है। चेंज मैं कितना कर रहा हूं, 2x चेंज कर रहा हूं, कम हो रहा है इससे 2x। x क्या है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, तो मैं इससे माइनस कर, और ये वैल्यू मुझे गिवन है, कितने गिवन है, ये 0.04 वैल्यू गिवन है। यहां से मुझे x का अमाउंट पता चल जाता है। बस इसी पे वर्कआउट करना, बैठ के इसे सोचना अच्छी तरह से कि हमने x कैसे कैलकुलेट किया। आज की प्रॉब्लम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ही यही है। बाकी तो बस थ्योरेटिकली सी थी, कोई उसमें मतलब दिमाग लगाने का तो कुछ ऐसा सच था नहीं। तो मैं एग्जैक्ट इसका आंसर भी आपको बता देता हूं कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन नहीं की है यहां। तो आपका जो नेट आंसर आ जाएगा, ये आंसर 4.0 आंसर आ जाएगा। करनी चाहिए वैसे तो कैलकुलेशन, मुझे आपके लिए छोड़नी चाहिए, लेकिन चलो फिर भी बच्चे हो भी आप छोटे, तो चलेगा इतना। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना ही किया जाए। अगली क्लास में हम इसको प्रोसीड करेंगे, एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम हम अगली क्लास में करेंगे शुरू। अभी इसको अच्छी तरह से पहले क्वेश्चंस करेंगे इसके,
थोड़े से, और फिर उसके बाद हम आयोनिक इक्विलिब्रियम करेंगे। और एक चीज और, जो लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है, इसके न्यूमेरिकल्स अगर अच्छे न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो अच्छी तरह से। मैथमेटिक्स का छोटा सा पार्ट होता है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में यूज होगे। जैसे लॉगरिथम वगैरह यूज होता है तो लॉग की प्रैक्टिस करो, सिंपल छोटे छोटे जो फॉर्मूला हैं लॉग के, लॉग निकालना सीखो, लॉग टेबल रीड करना सीखो, क्योंकि अभी तक एग्जाम में अलाउड नहीं है कैलकुलेटर। तो आप लॉग टेबल, एंटी लॉग देखना, लॉग देखना, ये सीखोगे तब ये न्यूमेरिकल आगे के सक पाएंगे, क्योंकि लॉगरिथम पर बेस्ड काफी चीजें होती हैं। और भी +2 में तो बहुत हैं चैप्टर्स, +1 में तो एक ये थर्मोडायनेमिक्स है और एक ये है, जो 2 यूज होते हैं बस। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, अगली क्लास में हम पहले इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम शुरुआत कर देंगे।